आफ्टरनून। हाँ ये बात अभी टीचर वाली प्रवृत्ति गई नहीं अभी तक, है ना? रिटायर जरूर हो गया, चल वही मामला रहा है हाँ। मित्रों, हमारे लिए बड़ा ही अच्छा मौका है और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बड़े बड़े अच्छे, इस बहाने बड़े अच्छे मित्रों का एक दोबारा साथ बन जाता है और बड़े मित्रों से मिलना भी हो जाता है। बड़े लोग आपस में मिल जाते हैं, जैसे आप लोग छात्र हैं वो भी मिल जाते हैं, है ना? और एक उत्सव सा माहौल हो जाता है। ये तो ज़रूर है कि हम अपने पेपर पढ़ने जा रहे हैं, घबराहट होती है, अरे पेपर प्रेजेंट करता है, ये एक चीज़ होती है, लेकिन उसके साथ एक उत्सव भी होना चाहिए साथ में। तो मुझे लगता है जैसे हम ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर और ये सब सेमिनार जो होते हैं, इसका एक आनंद, मूल आनंद ये भी होता है कि हम अपने संगी साथियों को, अपने मित्रों को मिलेंगे, ये भी एक इसमें एक आनंद है। तो अभी उसी श्रृंखला को जारी करते हुए मैं आपको बताऊं, हमारे एक बड़े पुराने मित्र जो कि पटियाला से आए हैं, डॉक्टर जगमोहन शर्मा जी। डॉक्टर जगमोहन शर्मा जी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पटियाला, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, हाँ जी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स पटियाला से पधारे हैं और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बहुमुखी अर्थात ये बहुत अच्छे तबले वादक तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे बड़ी बात ये एक बहुत अच्छे कथक डांसर भी हैं। ये बहुत अच्छा बेहतरीन कथक भी जानते हैं। ये एक इनका एक एक्स्ट्रा एक फीचर है इनके लाइफ में। और बहुत बहुत हंसमुख और बहुत बेहतरीन जोक भी सुनाते हैं। बहुत लाजवाब किस्म के जोक होते हैं। बाकी आगे नहीं बोलूँगा, डैश डैश डैश। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, प्लीज अभी बात। तो मैं इनको बुलाऊंगा स्टेज पर। डॉक्टर जगमोहन शर्मा जी, आप आए हैं स्टेज पर। हाँ ले आओ। और उनके साथ हैं जो को चेयर कर रहे हैं, उनके साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी। ये मैं बताऊं आपको, पता नहीं कितने सालों का इनका हमारा साथ रहा है। मैं जब पढ़ता था शिरोमणि, संगीत शिरोमणि कर रहा था, शायद बहुत समय पहले की बात है, मैं आपको 80s की बात बता रहा हूँ। तो तब से हमारा जान पहचान है और खुशी की बात यह है कि इसने मेरे अंडर PhD किया और मेरा एक दोस्त भी है और मेरा शिष्य भी है। ये एक अच्छी बात है। तो आप दोनों का स्वागत है। और इसके लिए जो अभी लीडर्स हैं वो हैं दिव्या श्रीवास्तव, डॉक्टर शिव, ये आए नहीं शायद मेरे ख्याल, दीपक प्रकाश दफाड़े नहीं है, शिव कुशवाहा नहीं है मेरे ख्याल से, दिव्या दत्त इज देयर, शिप्रा जैन, ओके, सचिन कचोटे, ठीक है, रश्मि दत्त, सिद्धार्थ वर्मा, तन्वी थापर, तन्वी भी है, रश्मि गुप्ता, ओके फाइन, और वीरभद्र भारद्वाज, मैंने देखा तो मिला था सुबह। ये इसका जो टाइटल है वो है टुवर्ड्स अ परफॉर्मेंस हिस्ट्री ऑफ सोलो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पर जो एकल वादन, चाहे वो तबला हो या कोई भी और वाद्य हो, उस पर ये केंद्रित है। और आपको सभी बता दो, कोई तबले से संबंधित है, कोई सितार से संबंधित है। आप देखेंगे इनमें सारे, आप देखेंगे वही कैटेगरी के सभी आप ईश्वर पत्र पढ़ेंगे। तो स्टेज में आप दोनों को दे रहा हूँ, प्लीज सर। थैंक यू। शुरू करें। इसको बुला रहे करें, सुबह से हम रस्म निभा रहे थे, वो भी बहुत आवश्यक है। इस बीच हमारे एक मित्र आए हैं मीडिया से। सर अपना नाम? भारत भूषण दिनकर जी आ गए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे जो डॉक्टर जगमोहन शर्मा हैं उनको आप ये हमारा ये मोमेंटो देकर सम्मानित करें। मोमेंटो और एक थैला में अकाउंटेंट है वो डॉक्टर वेद प्रकाश जी को सम्मानित करेंगे। भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं अनाउंस पता नहीं करूं या ना करूं, बड़ी असमंजसता की स्थिति में हूं। भारद्वाज जी ने एक हमको क्या कहना चाहिए, हमें आर्थिक रूप से असहायता भी दी है। आप प्लीज़ उनको क्लैप करें आप। बस इतना ही काफ़ी है। अमाउंट कितना दिया है वो शायद अच्छा नहीं लगेगा, है ना, वो बताना नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है गुप्त दान है एक तरह से। तो हम उनके बहुत आभारी हैं कि उनका बड़ा बड़प्पन है। देखिए, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं कि जो हर समय आपकी सहायता को तत्पर रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरा नाम दिव्या श्रीवास्तव है। मेरा टॉपिक है उस्ताद विलायत खां साहब के सितार की बनावट एवं वादन शैली में परिवर्तन। सितार वादन शैली में गायन शैली का समावेश करके नवीनता की ओर पहल करने में उस्ताद विलायत खां जी का योगदान अद्वितीय है। सितार एक तंत्रकारी वाद्य है। सितार की तंत्रकारी शैली में गायकी अंग का समावेश करने के लिए खां साहब ने वाद्य की बनावट व वादन तकनीक में बहुत से नवीन परिवर्तन किए। उन्होंने सितार पर स्पष्ट बोलों को प्राप्त करने के लिए व अधिक कंपन को कम करने के लिए 2 जोड़ी के तारों में से 1 जोड़ी का तार कम कर दिया। खरज पंचम तार के स्थान पर स्टील का तार प्रयोग किया, जिसे रागानुसार गंधार या वादी स्वर में मिलाया जाता है। इस प्रकार उन्होंने 6 तारों का सितार बनाया। सितार की डांड को चौड़ा किया, जिससे सरलता से 5 पर्दों की मीट बजाई जा सके। तबली व तार गहन को मोटा किया, जिससे लंबी मीट खींचने में दबाव ना पड़े। सितार में गोल जवारी करवाई, जिससे वादन करते समय तारों की झंझनाहट अधिक ना हो। ब्रिज को थोड़ा ऊंचा किया, जिससे पर्दे व तारों के मध्य थोड़ी दूरी हो गई, जिससे मीड़ व गमक स्पष्ट सुनाई देने लगे। ऊपरी तुम्बे को हटा दिया व स्वर के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए मनके के स्थान पर एक पेचदार चीज का प्रयोग किया। खां साहब के सितार का आकार छोटा एवं हल्का है तथा बंद जवारी इस सितार की विशेषता है। खां साहब का बाज पूर्णतः ख्याल गायकी अंग पर आधारित है। वे गतकारी से पहले विस्तृत आलाप व जोड़ा आलाप स्पष्ट व मोहक रूप से प्रस्तुत करते थे। वे गायकी की भांति ही आलाप में एक एक स्वर की बढ़त लेते थे। जोड़ा आलाप में गमक तथा सपाट तानों का प्रयोग अत्यधिक करते थे। वे मसीद खानीगत वादन में 2 गुण से 12 गुण तक की विभिन्न प्रकार की लयकारियां करते थे। वे अधिकतर 3 ताल में गत वादन करते थे। उनकी मसीद खानी गतों का मुखड़ा गायन की बंदिश की तरह 12वीं मात्रा के अलावा 15वीं मात्रा से भी शुरू होता था। रजा खानी गत की लय अत्यधिक तीव्र होती थी। वे सपाट तान, फिरत तान, कूट तान, मिश्र तान तथा गमक की तानों का प्रयोग बहुत ही तैयारी व आकर्षक रूप से करते थे। वे गायन के अनुसार ही अंतरे में छोटी ताने लेकर लय बढ़ाते थे। जो सपाट ताने सितार पर अत्यधिक कठिन होती थीं, वे बहुत ही स्पष्टता व तैयारी से प्रदर्शन करते थे। द्रुत लय में भी जटिल मूर्तियां, गमक, मीट, जमजमा, घसीट, क्रंतन आदि बहुत ही सरलता से बजाते थे। वे विभिन्न प्रकार की मिजराबदारी छंदों के समावेश से अति द्रुत लय में झाला वादन करते थे। उल्टा झाला व ठोक झाला उनके वादन की विशेषता थी। वे गायकी अंग से ही आलाप, जोड़ालाप, गत, तोड़े, ताने और झाला वादन करते थे। अतः हम कह सकते हैं कि सितार में गमक का प्रयोग, ख्याल गायकी, सपाट ताने, ठुमरी व 5 पर्दों की मीट खां साहब की ही देन है। खां साहब ने सितार की रंजकता को बढ़ाने के लिए नवीन प्रयोग करके सितार वादन को कंठ संगीत के बहुत करीब किया है तथा वर्तमान सितार वाद्य व वादन शैली खां साहब की वादन शैली से अधिकांश रूप से प्रभावित है। खां साहब ने गायकी अंग की बारीकियों को सितार पर बजाने के लिए सितार की बनावट व वादन शैली में परिवर्तन करके सितार को एक नई दिशा प्रदान की है, जो अविस्मरणीय है। थैंक यू। मेरा नाम दिव्या दत्त है और मेरे शोध प्रपत्र का विषय है तानपुरा, प्रवर्तियां एवं परिवर्तन। भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार वाद्य होने के फलस्वरूप भारतीय संगीत में तानपुरे का अति महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्यतः 4 तारों से युक्त ये वाद्य संगीत के 7 स्वरों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, तानपुरे की संगति से गायक अपनी आवाज की स्वाभाविकता को बनाए रखता है। संगीत में पृष्ठभूमि उपलब्ध कराते समय तानपुरा ना ही कोई विशिष्ट लय उत्पन्न करता है और ना ही कोई विशिष्ट राग। यह वाद्य संगीत गोष्ठियों में स्वर उपलब्ध कराने के साथ साथ कलात्मक वातावरण भी उत्पन्न करता है। वर्तमान में अत्यंत प्रचलित तानपुरा वाद्य को ग्रंथकारों ने तंबूर, तंबूरा, तुम्बरी इत्यादि नामों से पुकारा है। तंबूरा शब्द का उल्लेख प्राय तुम्बरू ऋषि के नाम के साथ किया जाता है और समझा जाता है कि इस वाद्य का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि तुम्बरू एक कुशल संगीतज्ञ और नाटककार थे। कुछ विद्वानों का कहना है कि कद्दू का हिंदुस्तानी नाम तुम्बा होने से इसका तुम्बा नामकरण किया गया। डॉक्टर कुर्सेक के अनुसार
पर्शियन तंबूर शब्द के आधार पर भारतीय तंबूरी शब्द बनाया गया, किंतु अब्दुल रज़ाक कानपुरी जी के अनुसार तंबूरा शब्द ना तो पारसी भाषा का है और ना ही अरबी, बल्कि यह भारतीय है। तानपुरे का विधिवत उल्लेख सर्वप्रथम अहोबल कृत संगीत पारिजात में मिलता है। इस ग्रंथ में दो प्रकार के तंबूर बताए गए हैं, एक निबद्ध और एक अनिबद्ध। निबद्ध तो वह है जिसके डंड पर तांत से पर्दे बंधे रहते हैं, अनिबद्ध में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती। पंडित अहोबल ने निबद्ध में 4 तंत्रियों को 2 उंगलियों से वादन करने का विधान बताया है। उनके अनुसार इसे दारूज कहते हैं। डॉक्टर लालमणि मिश्र तानपुरे को त्रितंत्री वीणा का विकसित रूप मानते हैं। त्रितंत्री वीणा का विकास 2 रूपों में हुआ, जिसमें एक तंबूरा का था और दूसरा सितार का। भारतीय संगीत के ग्रंथकार दोनों रूपों को निबद्ध तथा अनिबद्ध तंबूरा भी कहते हैं। भारतीय संगीत में आधार स्वर वाद्य का प्रयोग लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास की या इसके बाद की घटना है, क्योंकि 13वीं शताब्दी में शारंगदेव द्वारा उल्लिखित वीणाओं में से किसी भी वीणा में आधार स्वर वाली तंत्रियों का प्रयोग नहीं किया जाता था। इसलिए यह भी अस्पष्ट है कि प्राचीन काल में तानपुरे जैसे आधार वाद्य का प्रयोग होता था अथवा नहीं। गायकों ने अपनी आवश्यकता अनुसार स्वर साधने हेतु इसका विशेष प्रयोग किया और विद्वानों का मानना है कि अनिबद्ध तंबूरा है। संगीत चाहे उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय, दोनों ही पद्धतियों में तानपुरे का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन समय में आधार स्वर की पूर्ति हेतु 2 या 2 से अधिक लोग हिंकार या ओंकार गाकर पूरा किया करते थे और मुख्य गायक उसी के आधार पर अपना संपूर्ण गायन किया करता था। बाद में इस आधार स्वर का स्थान तानपुरे ने ले लिया। विद्वानों का मानना है कि प्रारंभ में तानपुरे में केवल एक ही स्वर हुआ करता था, बाद में ध्वनि के विस्तार हेतु अन्य स्वर उसमें जोड़ दिए गए। तानपुरे से उत्पन्न ध्वनि से जब कलाकार का गायन अथवा वादन पूरी तरह लीन हो जाता है, तब कलाकार का कार्यक्रम कर्णप्रिय एवं अत्यंत मधुर होता है और इसलिए विद्वानों ने तानपुरे को निराकार ब्रह्म की उपमा दी है। उत्तर भारत में प्रयोग में लाए जाने वाले तानपुरे का तुम्बा लौकी के फल से बना होता है, जबकि दक्षिण भारत में यह लकड़ी का बना होता है। वाद्यों के आकार के अनुसार तुम्बे भी अलग अलग होते हैं और वो अलग अलग वस्तुओं या पदार्थों के होते हैं। जैसे किसी में ये हिस्सा लकड़ी, प्लाईवुड, धातु का भी होता है। कई प्रयोगों के बाद पूर्वजों ने यह माना कि लौकी का तुम्बा ही नाद की तीव्रता में सबसे उपयोगी होता है। कार्यात्मक रूप से तानपुरे का सबसे महत्वपूर्ण भाग ब्रिज होता है, जो शीशम, हाथीदांत, हिरण की सींग, ऊंट की हड्डियों से बना होता है। वर्तमान समय में प्राकृतिक वस्तुओं पर प्रतिबंध के कारण प्लास्टिक के ब्रिज प्रयोग में लाए जाते हैं। आबरूस की लकड़ी का प्रयोग तानपुरे के निर्माण के लिए अति उत्तम बताया गया है। टिन की लकड़ी का प्रयोग भी कभी कभी किया जाता है। तानपुरे की लंबी उम्र के लिए उपयोग में लाई गई लकड़ी को अच्छे से सीजन करना जरूरी होता है, ताकि यह तापमान और आर्द्रता में हुए परिवर्तन से प्रभावित ना हो, अन्यथा तानपुरे का स्वर कालांतर में बिगड़ जाएगा और अपने मूल स्वर से हट जाएगा। यदि अच्छे से बनाए गए तो अलग अलग तानपुरे को सुना जाए तो भी उसके स्वर भिन्न होते हैं। उसका कारण होता है तबली बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली लकड़ी। प्रारंभ में तानपुरों में इतनी नक्काशी नहीं देखने को मिलती थी, तुम्बे पर भी इतना काम नहीं होता था। एक छोटी सी बेल, फूल, तबली पर एक चिड़िया, पीछे गुलू पर बड़े पत्ते। तानपुरों के आकार भी ज्यादा बड़े नहीं होते थे। हाँ, दरबारों में जो तानपुरे यूज होते थे वे जरूर बड़े आकार के होते थे और उनमें सजावट, नक्काशी, बेलबूटे, हाथीदांत, हिरण की सींग के होते थे। ये साज बहुत महंगे होते थे और आम आदमी की पहुंच के बाहर होते थे। बाद में हाथीदांत की जगह प्लास्टिक के प्रयोग की वजह से साधारण आदमी का तानपुरा भी सजावटी हो गया। मुख्यतः तानपुरे में 4 तार होते हैं, जिसमें तानपुरे का पहला तार मंद्र सप्तक के पंचम या मध्यम या निषाद रागानुसार जिस स्वर की आवश्यकता हो उसमें मिलाया जाता है। दूसरा व तीसरा तार मध्य षड्ज में और तानपुरे का चौथा तार मंद्र सप्तक के षड्ज में मिलाया जाता है। दूसरा व तीसरा तार एक ही स्वर में एक साथ मिलाए जाते हैं। गायन का आधार स्वर मध्य षड्ज है। साथ के दोनों तार एक ही स्वर में होने के कारण प्रमुख रूप से आधार स्वर होते हैं। उनके परिणामी स्वर ही पोषक होते हैं। चौथे तार का स्वर आधार स्वरों की मदद करता है। यदि राग में कोमल निषाद लगता है या निषाद वर्जित है, तब भी पहला तार शुद्ध निषाद में ही मिलाते हैं।
यह प्रथा सर्वप्रथम किराना घराना के सुप्रसिद्ध गायक अब्दुल वहीद खान साहब ने प्रारंभ की थी। किराना घराना के गायकों का मानना है कि शुद्ध निषाद के तार को बजाने या छेड़ने के बाद षडज के तारों की ध्वनि जोरदार एवं भली मालूम होती है। भारत में गिने चुने स्थानों पर ही तानपुरों का निर्माण होता है। उन्नत किस्म के तानपुरे मेरठ, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, बनारस आदि स्थानों पर बनाए जाते हैं, परंतु वर्तमान में एकमात्र मेरठ नामक स्थान महाराष्ट्र राज्य में है जहां पर अति विशेष एवं सर्वोत्तम प्रकार के तानपुरे बनाए जाते हैं। यहाँ तानपुरों के ब्रिज पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ ब्रिज भागीरथ या बारहसिंगा के सींग का होता था, परंतु इन पर प्रतिबंध लगने के कारण आजकल ब्रिज हड्डी या सिंथेटिक का होता है। तानपुरे की उपयुक्त वर्णित विशेषताओं के बावजूद इसके साथ कई समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं, जैसे आकार में बड़ा होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की समस्या, वातावरण के अनुसार स्वर चढ़ने या उतरने की समस्या, तार टूटने की समस्या। इसके अतिरिक्त वाद्य निर्माण से संबंधित एक और समस्या भी सामने आई है कि वाद्य निर्माण में जो प्राकृतिक सामग्री उपयोग में लाई जाती थी वो धीरे धीरे अनुपलब्ध होती जा रही है और जो मिलती भी है उन पर प्रतिबंध लग गए हैं। इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के रूप में बेंगलोर की रेडिल कंपनी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों का उपहार देकर संगीतज्ञों की साधना प्रक्रिया को सरल बनाने का महान कार्य किया है। वस्तुतः भारतीय संगीत शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों का प्रवेश एक क्रांति के रूप में हुआ और इसका संपूर्ण श्रेय जाता है श्री राजनारायण एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राधिका राजनारायण को, जिनके वर्षों के अथक परिश्रम, अटूट आत्मविश्वास तथा अन्वेषणात्मक अभिरुचि की परिणति रेडिल कंपनी के रूप में हुई। सन 1969 में मद्रास की संगीत अकादमी में उन्होंने पहली बार स्वनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे का प्रदर्शन किया। मध्यकाल से प्रचार में चलता आया मैनुअल तानपुरा आज कंप्यूटर के उपयोग के माध्यम से मानव की सुविधा अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में देखने को मिल रहा है। आज रेडिल, रागिनी, स्वरागिनी इत्यादि जैसी कंपनियां अलग अलग सुविधाओं से सुसज्जित करके इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे बना रही हैं। इन तानपुरों में ना ट्यून करने का झंझट होता है, ना ही तुंबा फूटने की दिक्कत होती है, ना ही इनको सुर करने की दिक्कत होती है और ना ही इसमें तार टूटने की कोई समस्या रहती है। कोई भी व्यक्ति बस एक स्विच दबाए और जो स्केल उसे चाहिए आराम से उसे प्राप्त कर सकता है। आजकल कुछ तानपुरा एप्लीकेशन भी हैं जिन्हें हम अपने मोबाइल या टैब में लेकर उपयोग कर सकते हैं, जैसे भीमा तानपुरा, आई तबला प्रो आदि। इन सभी आविष्कारों के बावजूद मैनुअल तानपुरे से जो सांगीतिक वातावरण तैयार होता था वह इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे से संभव नहीं हो पाता। इसी संबंध में अखिल रिखीराम तानपुरा सतार मेकर जी का कहना है कि कलाकारों को स्वरों की जो अनुभूति चाहिए वह केवल मैनुअल तानपुरे से ही संभव है। वर्तमान में चाहे कोई भी संगीत कलाकार अपनी मंच प्रस्तुति दे रहे हो या कोई संगीत साधक अपनी संगीत साधना कर रहे हो, लगभग सभी के सांगीतिक जीवन में इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे ने अपनी जगह बना ली है और यह वर्तमान समय की एक ज़रूरत भी है। लेकिन शोधार्थी का मानना है कि जिस वाद्य को हमारे पूर्वज संगीत साधकों ने अपनी कई वर्षों की कठोर संगीत साधना एवं कई सफल प्रयोगों के बाद संगीत जगत को एक धरोहर के रूप में दिया है, हमें उसके प्रति एक आदरपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए। वह इस वाद्य की संगीत जगत में उपयोगिता को देखते हुए इसके संरक्षण के कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे स्कूल व कॉलेज स्तर पर संगीत के छात्रों को इस वाद्य का परिचय देते हुए इसके महत्व एवं इसकी उपयोगिता की चर्चा की जानी चाहिए। प्रत्येक संगीत महाविद्यालय में इस वाद्य को बनाने एवं ट्यून करने का प्रशिक्षण देने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों को इस वाद्य के साथ ही संगीत साधना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम तानपुरा मिलाना एवं छेड़ना आना चाहिए। तानपुरा मिलाना सदगुरु के सानिध्य में रहकर ही सीखा जा सकता है। यदि तानपुरा ठीक प्रकार मिला हो तो इससे आवाज़ को सपोर्ट भी मिलता है और आवाज़ का वॉल्यूम भी बढ़ता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे से आवाज़ नहीं बनती, ऐसा गुणीजनों का मानना है। मैनुअल तानपुरे से धीरे धीरे छात्रों में संगीत की समझ बढ़ती है और उनका सांगीतिक विकास होता है। मंच प्रस्तुति करते समय यदि संगीत कलाकार एवं संगीत विद्वान वहां अपनी सांगीतिक प्रस्तुति देने से पहले यदि सभी श्रोताओं के समक्ष इस वाद्य का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास करेंगे तो सभा में उपस्थित आम श्रोता भी इस वाद्य से परिचित हो सकेंगे। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि कई बार मुझे ये समस्या सुनने में मिलती है। हमारे जो साथ के हमारे सहपाठी जो भी है उनका मानना है कि
तानपुरा निर्माणकार काफ़ी, हम तो जानते हैं कि तानपुरा निर्माणकार काफ़ी लागत से इस वाद्य को बनाते हैं। इस कारण इस वाद्य का मूल्य भी काफ़ी अधिक होता है, जिससे सभी संगीत के छात्र जो भी इसे खरीदना चाहते हैं वो अक्सर नहीं खरीद पाते हैं। अतः तानपुरा निर्माणकारों से शोधार्थी का निवेदन है कि तानपुरे का दाम इतना ही रखें कि सभी संगीत के जिज्ञासु एवं संगीत के छात्र इसे उपयुक्त दाम में खरीद सकें। धन्यवाद। कृपया ध्यान रखें कि तबला वादन की प्रक्रिया व विकास में हुए विभिन्न परिवर्तन। उत्तर भारत के संगीत में सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय ताल वाद्य तबला है। आज गायन की सभी विधाओं में तंत्र वाद्य एवं नृत्य की संगति में तबला वादन एक अनिवार्य वाद्य के रूप में विद्यमान है। इस वाद्य की परंपरा लगभग 300 वर्षों से अधिक पहले से चली आ रही है, परंतु उन वर्षों में तबला वाद्य अपने विकसित रूप में नहीं था। डॉक्टर अवानी मिस्त्री एवं डॉक्टर योगमाया शुक्ला जी ने अपने शोध प्रबंधों में तबला वाद्य के जन्म, विकास, घराने एवं कलाकारों आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है, परंतु निम्न स्तर की नर्तकियों के साथ संगत के कारण तबला वाद्य एवं तबला वादकों को ना तो राज्यश्री प्राप्त हुआ, ना ही उचित सम्मान प्राप्त हो पाया। तबले की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह एक विचारणीय प्रश्न है। तबले के स्वरूप का अवलोकन करने के बाद मेरा यह विचार है कि तबले का अस्तित्व उस काल से रहा है जब द्विअंगी वाद्य प्रचार में था। उस समय तक संगीत में वादन कला की दृष्टि से पखावज व ढोलक का ही वर्चस्व था तथा तबला उस समय तक संगत के साथ साथ स्वतंत्र वादन में के रूप में प्रतिष्ठित न हो पाने के कारण उत्तर भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण वाद्य नहीं समझा जाता था। मध्यकालीन गायन शैली ध्रुपद तथा धमार गायन में पखावज वाद्य का ही बोलबाला था, लेकिन जैसे ही 17वीं 18वीं में जब 19वीं शताब्दी पर आ जाएं आप और वो परिवर्तनों की बात करें, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। ओके सर। तबले के लिए बंद बोलों की पद्धति का निर्माण कर तबला जगत को कोमल व मधुर बाज प्रदान किया गया। इसी से तबले का स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित हुआ। विशिष्ट वर्ण समूहों, टुकड़ों व बोलों की निकास पद्धति ने तबले को पखावज से अलग स्वतंत्र वादन प्रदान किया। जो कार्य पखावज में पंजों से होता था, वही कार्य तबले पर उंगलियों से होने लगा। मध्य युग में तबला वाद्य पल्लवित व पुष्पित हुआ। तबला वाद्य एवं इसकी वादन शैली के विकास में निरंतर परिवर्तन हुए। धीरे धीरे तबला सोलो वादन में प्रयुक्त होने लगा। तबला वादकों ने उठान, पेशकारा, कायदा, रेले, गत्ते आदि का निर्माण कर उसमें सिद्धहस्तता प्राप्त की। वाद्यों का उद्भव और विकास मानव सभ्यता, संस्कृति की उद्भव से जुड़ा है, जो समय समय पर सामाजिक, प्राकृतिक व सांस्कृतिक धारा के साथ साथ परिवर्तित होता हुआ आज नवीन स्थिति में पहुंचा है। आज 21वीं सदी में प्रवेश के बाद जब हम अपने चारों ओर दृष्टि घुमाते हैं तो हम संगीत जगत की वाद्य यंत्रों में काफी परिवर्तन पाते हैं। फैक्स, मोबाइल व कंप्यूटर आदि की कल्पनाएं भी आज से 50-60 वर्ष पूर्व बड़ी बात थी, लेकिन आज ये सब हमारे जीवन के अंग बन चुके हैं। यही नहीं, हमारा संगीत भी इन परिवर्तनों से प्रभावित हुआ। तालमाला, सुनादमाला, सुरपेटी, सिंथेसाइजर व कीबोर्ड जैसे अनेक सांगीतिक यंत्र इन दिनों संगीत के क्षेत्र में खूब प्रचलित हैं। यहाँ तक कि तबला भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित हो गया। संगत के साथ साथ तबला स्वतंत्र वादन में प्रचलित होता गया। आज तबला विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित हो रहा है। तबले के प्रचार प्रसार में शिक्षण संस्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान समय में पूर्व माध्यमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक तबला एक विषय के रूप में शिक्षण स्थानों में मान्य है। साथ ही कई विश्वविद्यालयों में शोध कार्य भी हो रहा है। इस वाद्य की निरंतर प्रगति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि तबला अपने चतुर्मुखी वादन शैली के कारण आज विकसित रूप में है। धन्यवाद। मेरा नाम सचिन कचोटे, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। मेरा शोध पेपर का शीर्षक है एकल तबला वादन प्रस्तुति, परंपरागत प्रणाली एवं नवीन परिवर्तन। प्रमुख था सात संगति का वाद्य है, ऐसा तबले की प्राथमिक पहचान थी, लेकिन आज
तबले का जो सर्वांगीण विकास हुआ है, उसी के फलस्वरूप स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत होने वाला प्रमुख तालवाद्य यानी एकल तबला वादन प्रस्तुति, यह तबला वाद्य का सबसे बड़ा गौरव है। अर्थात तबला वाद्य के इस विकास में विद्वानों, मूर्धन्य कलाकारों द्वारा ली गई मेहनत और उनका योगदान, ये सब इसी का फल है। तबले की बनावट, तबले का बाज, यह भी तबले के विकास में कारणीभूत है। तबले के 6 घराने दिल्ली, अजराड़ा, लखनऊ, फर्रुखाबाद, बनारस और पंजाब, शोधार्थी का मानना है कि यह 6 घराने यानी परंपरागत प्रणाली की नींव बनी है। जैसे कि तबला वादन, एकल तबला वादन की शुरुआत पेशकार से होती है। तो जब तिरकवा साहब फर्रुखाबाद घराने के, हम जब तिरकवा साहब धीक धिन दा धा धिन ना ये शुरुआत करते थे, तो समय अनुसार ऐसा हुआ कि धीक धिन दा यानी पेशकार, यानी फर्रुखाबाद का पेशकार। तो ये जो परंपरागत प्रणाली उन्होंने दी तबला जगत को, वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। दिल्ली घराना जैसे चतुस्र धा धा तिट किट धा तिट धा तिट किट धा तिट धा धा तिन ना, यह जो मूल पेशकार बराबर लय का, ये दिल्ली घराने की पहचान बनी पेशकार प्रस्तुति की। इस प्रकार सभी घराने अपने अपनी परंपरागत प्रणाली से प्रसिद्ध हुए और लोकप्रिय हुए। जैसे बनारस घराने का भी ठेके के वादन से ही पेशकार की शुरुआत हुई, जिसे औचार कहा जाता है। उधर लखनऊ घराने ने गत टुकड़े उठान से अपने वादन प्रस्तुति की शुरुआत की। तो सभी घरानों की यह एक पहचान बन गई। मैं प्रकाश डालना चाहूंगा अपने विचारों से कि जो परंपरागत प्रणाली में जो विकास हुआ है और जो नवीन परिवर्तन आए हैं, उसके बारे में थोड़ा मेरा अल्पमति से कहूंगा कि आज जैसे धीक धिंदा ही शुरू होता है फर्रुखाबाद का पेशकार, लेकिन उसकी थोड़ी जो गणितीय सूत्र है उसमें थोड़ा बदलाव कर कर, जैसे 5 लघु का एक, जैसे धाधा तिन्ना 4 लघु है, तो धातित धा तिन्ना, ऐसा उसका पेशकार के अंत में रखकर थोड़ा नया आयाम देने का प्रयास किया जा रहा है विद्वानों द्वारा। एक उदाहरण में आपसे कहूंगा पेशकार का मुख कह के, धी धिन धा गधा धिन्ना धा धिना धा कृधा तिन्ना तक गिड़ा न धा तिद्धा धिन्ना धा धिन्ना धा कृधा तिन्ना ती धिन्ना। अगर इस मुख की रचना आप देखेंगे तो इसकी अंत जो है वो 5 लघु का है। तो फर्रुखाबाद के पेशकार में ही जो बराबर लेने तिरकवा साहब ने प्रसिद्ध किया था, उसको ही, उसकी ही रचना में ये गणित का नवीन विचार आज नवीन कलाकारों द्वारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं नवीन परिवर्तन के बारे में शुरुआत करना चाहूंगा ठेका वादन से, कि एकल तबला वादन प्रस्तुति की शुरुआत ठेका वादन से ही होती है। तो ठेका वादन में जो खाली भरी का तत्व है, ठेका भरना जिसे कहते हैं, तो उस ठेका भरने में ही उस आगे के पेशकार वादन की कल्पना मिलती है। तो ठेका वादन का जो भराव है उस पर भी विचार होना बहुत जरूरी है। नवीन परिवर्तन के अंतर्गत जब हम ठेके से पेशकार की शुरुआत करते हैं, तो सीधे पेशकार की शुरुआत न करते हुए एक सौंदर्यपूर्ण तिहाई, जिसका बहुत ही छोटा उसका मात्रा काल होता है, उसके आधार से हम अगर छोटी सी तिहाई लेकर पेशकार की ओर बढ़ेंगे तो वो भी सौंदर्यपूर्ण साबित होगा। इसका उदाहरण है, लेकिन समय की थोड़ी यह है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। फिर आगे देखिए, पेशकार वादन में भी आज फर्रुखाबाद घराने के साथ साथ पंजाब घराने का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने लघु का विचार किया है पंजाब घराने ने। उसी प्रकार पेशकार के बाद कायदा वादन की प्रस्तुति होती है। परंपरागत प्रणाली के जो मूल परंपरागत कायदे हैं या बोल रचनाएं हैं, उनका वादन में, अपने वादन प्रस्तुति में उनका उपयोग करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कहूँगा वो ये वादन उन विद्वानों का सम्मान है। तो परंपरागत वादन, रचना प्रकार, कायदा, रेला वादन, यह विद्यार्थियों ने, हम जैसे विद्यार्थियों ने जरूर उसका स्वागत करना चाहिए।
लेकिन आज कायदा वादन में भी परंपरागत बोल रचनाओं का स्वागत होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही कायदा बराबर लय में शुरुआत करके सीधे दुगुन न बजाते हुए थोड़ा उसकी आड़ी डेढ़ अंग का उसमें विचार हो रहा है। इसका भी उदाहरण है, लेकिन समय के इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ। रेला वादन में जैसे आगे बढ़ते हैं कि रेला वादन से वादक की गतिमानता और दमसास का परिचय मिलता है। रेला वादन से धीरे धीरे घिड़न दिन तक धाती की देने की तेरे किट 2 उंगलियों का धीरे धीरे जो खान साहब ने अमीर हुसैन खान साहब ने बहुत प्रसिद्ध किया था। तो इनके वादन से, इनके प्रभावी वादन से वादक का रियाज नजर में आता है। तो नवीन परिवर्तन में मैं कहना चाहूंगा कि विद्यार्थी वादक ने इन बातों का जरूर विचार करना चाहिए और अपनी प्रभावी प्रस्तुति देनी चाहिए। ये थे विस्तारक्षम रचनाएं, पूर्व संकल्पित रचनाएं जिनका विस्तार नहीं होता है, जैसे टुकड़ा है, चक्रधार है, गते हैं। इनका भी वादन उतना ही प्रभावी होना चाहिए। मेरे गुरुजी पंडित अरविंद मुलगांवकर जी कहते हैं, विद्वानों ने कायदा रेला रचना प्रकारों के लिए रियाज की चिल्ला पद्धत तथा गत टुकड़े के रियाज हेतु मुरक्का यानी महत्वपूर्ण पलटों का महत्व बताया है। रियाज की यह पद्धतियां यानी विद्वानों की परंपरागत देन है। वर्तमान में इसका स्वागत होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं नवीन परिवर्तन के अंतर्गत 2 और विषय रखना चाहूंगा। पहला विषय है पढ़ंत, तबले के बोलों को पढ़ना। आजकल यह बहुत प्रभावी माध्यम बन चुका है। एक आधी रचना विद्यार्थी वादक पढ़ता है और फिर बजाता है तो उसका स्वागत होता है। उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब है और पंडित योगेश शमसी जैसे कलाकारों की पढ़ंत में ही तालियां बजने लगती है। तो ये भी उसमें आना जरूरी है, ऐसा मेरा विचार है। विद्वानों का कहना है कि पहले पढ़ंत और फिर भजंत, ऐसा विद्वानों का अनुभवपूर्ण विचार है। और दूसरा एक मैं महत्वपूर्ण तत्व रखना चाहूंगा, वो है तिहाई, कि आप तिहाई को विद्वानों ने अपने वादन प्रस्तुति का परमोच्च बिंदु बताया है, जिससे वादन की समाप्ति होती है। तो तिहाई का सही समापन मेरे ख्याल से एकल तबला वादन प्रस्तुति का सही समापन है, ऐसा मेरा विचार है। विद्वानों की एक परंपरागत बंदिश और उसी आधार पर नवीन परिवर्तन के आधार पर मेरे गुरुजी मुलगांवकर साहब की एक बंदिश का पढ़न तो करूंगा और फिर मैं रुकूंगा। उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब देड़ी की एक रचना है, दा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा दा दिन दिन धरगड़ दद्दे कदाम धरगड़ तिकट कत कत धात्र कत धिकट कत गदि गन नग नग तिकट कदाम धरगड़ तिकट कत कत धरगड़ नग तिकट धरगड़ तिकट कत कत दा नग तिकट धरगड़ तिकट कत कत दा नग तिकट धरगड़ तिकट कत कत दा दिन दा दा। ये परंपरागत बंदिश पे ही उन्होंने नवीनता थोड़ी देने का उनके शिष्यता में पंडित अरविंद मुलगांवकर साहब धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन धिकट धगट कत कत गन नग तिकट धरगड़ तिकट कत गेंतराल धा गदा जिट 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 कत गरगन 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 नग तिकट ना धा दिन ना गना तो ना धा तो ना धा धा तो ना धा 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 ना धा तो ना धा 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 दिन दिन दा दिन दिन ना त्र दिन दिन दा। तो इसी प्रकार हमने देखा कि एकल तबला वादन प्रस्तुति के परंपरागत प्रणाली को और विचारों को वर्तमान विद्वानों ने अपने प्रगल्भ विचारों से, सृजनशीलता से और भी अधिक सौंदर्यपूर्ण बनाया है। मेहनत यानी रियाज, जिसके साथ साथ मनन और चिंतन होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए विद्वान कहते हैं कि वादन का सर्वांगीण विचार वादक के रियाज और चिंतन से ही हो सकता है। सचमुच वर्तमान एकल तबला वादन प्रस्तुति में हुआ यह विधायक परिवर्तन ही तबला वादन कला में हुई सबसे बड़ी क्रांति है, जो एकल तबला वादन प्रस्तुति का नवीन परिवर्तन है। धन्यवाद। और हमारे बीच श्री पंडित देवेंद्र वर्मा जी भी विद्यमान हैं, जो एक अपने आप में एक बहुत बेहतरीन संगीतज्ञ हैं। वो हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मेरा आज का विषय है सितार वादन की मंच प्रस्तुतिकरण विधि, परंपरा एवं परिवर्तन 19वीं शताब्दी के प्रमुख कलाकारों के विशेष संदर्भ। वादन कला के क्षेत्र में सितार वाद्य के विकास व प्रचार के दृष्टिकोण से 19वीं शताब्दी को स्वर्णकाल कहा जा सकता है। सितार वादन की मंच प्रस्तुतिकरण विधि को परिष्कृत करने में 19वीं शताब्दी
सितार वादन की मंच प्रस्तुतिकरण विधि को परिष्कृत करने में 19वीं शताब्दी के कलाकारों का विशेष योगदान रहा है। सितार वादन की मंच प्रस्तुतिकरण की परंपरा सुदीर्घ परंपरा है। सामान्यतः वादन के परंपरागत विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम अवस्था में सितार का प्रयोग गायन की संगति हेतु किया जाता था। द्वितीय अवस्था में सितार का स्वतंत्र वादन प्रारंभ हुआ, किंतु सितार वादन शैली मूल रूप से गायन से प्रभावित थी। तृतीय अवस्था सितार वादन परंपरा के विकास की महत्वपूर्ण अवस्था रही। इसके अंतर्गत सितार पर बजाए जाने वाली नवीन शैलियों व तकनीकों का विकास हुआ। जिस समय सितार स्वतंत्र वाद्य के रूप में प्रचलित हुआ, उस समय ध्रुपद गायन शैली प्रचार में थी। अतः उस समय जो वादन शैली विकसित एवं प्रचलित हुई, ध्रुपद अंग का समावेश होना उसमें स्वाभाविक था। इस काल में मंच प्रस्तुतिकरण सीधा और सरल था। 3 ताल की मध्य लय में निबद्ध सरल राग स्वर विस्तार किया जाता था। परिवर्तन प्रक्रिया से होकर कालांतर में वीणा वादन में प्रचलित 12 प्रकार की वादन क्रियाएं सितार वादन में समाविष्ट की गई। अतः सितार वादन पूर्णतः ध्रुपद को आधार मानकर वीणा से बजाया जाता था। सितार की मंच प्रस्तुतिकरण विधि में हुए परिवर्तन के मूलभूत तत्व इस प्रकार हैं। पहला, राग प्रस्तुतिकरण। 19वीं शताब्दी में सितार वादन में राग प्रस्तुतिकरण का तरीका बदल गया था। पहले मीट का काम कम किया जाता था। इस शताब्दी में सितार वादन की शैली मीट पर ही आधारित थी। जहाँ पहले 1-2 स्वर की मीट का प्रयोग होता था, वहीं 4 से 5 स्वरों की मीट का प्रयोग सामान्य सा हो गया था। 19वीं शताब्दी में ख्याल गायकी के प्रभाव के फलस्वरूप मसीह खानी गत के स्थायी व अंतरा को बड़े ख्याल की भांति बरतना प्रारंभ हुआ। गत प्रारंभ करके ताल के साथ ख्याल इस प्रकार ख्याल अंग से स्वर विस्तार कर इसमें छोटे छोटे पिटले लगाकर गत भराव करने की प्रथा आरंभ। मसीह खानी गतों के समान ही रजा खानी गतों के रूप में भी परिवर्तन इसी शताब्दी से प्रारंभ हुआ। ठुमरी तराना और ख्याल गायन शैली को आधार मानकर तत्कालीन सितारवादकों ने सुंदर और कलात्मक बोली जंतु की रचना की। इस शताब्दी में सितार वादन की शैली में एक और परिवर्तन विशेष उल्लेखनीय है। 19वीं शताब्दी के कलाकारों द्वारा किए गए परिवर्तन। 19वीं शताब्दी के सितारवाद को जैसे उस्ताद इमदाद खान साहब, वाशिक अली खान साहब, विनायक खान साहब, वहीद खान साहब आदि ने सितारवाद को परिष्कृत करने हेतु तथा सितार के मंच प्रस्तुतिकरण में परिवर्तन करने में अपनी कल्पना और विवेकानुसार उसमें कई परिवर्तन किए। सितार को लोकप्रिय बनाने में उस्ताद इमदाद खान साहब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इमदाद खान साहब ने सितार वादन शैली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। पहले समय में कलाकारों की एक विशेषता थी, मसीह खानीगत बजाने वाले विशेषज्ञ रजा खानीगत नहीं बजाते थे तथा रजा खानीगत बजाने के विशेषज्ञ मसीह खानीगत नहीं बजाते थे। वादकों की इस कमी को दूर कर उस्ताद इमदाद खान साहब ने सितार वादन शैली में एक अभूतपूर्व शैली का प्रस्तुतिकरण किया। सितार वादन एवं मंच प्रस्तुतिकरण में इनायत खान साहब का स्थान अद्वितीय रहा है। इनायत खान साहब के बाज का अपना ही अलग विशेष ढंग था, जिसमें जोड़ आलाप और गत का विशेष प्राधान्य था। इनायत खान साहब ने सर्वप्रथम ताने बनाए। कई तानों के प्रकार और तिहाइयों को इनायत खान साहब ने तबले और पखावज के बोलों के आधार पर बजाया करते थे। इसके अतिरिक्त प्राचीन परंपरा के आधार पर वीणा और सुरबहार की कुछ आलाप की रीतियों को लेकर आलाप किया करते थे। इनायत खान साहब ठुमरी अंग को बहुत सुंदर तरीके से सितार पर बजाने में सिद्ध थे। गतों को इतना पूर्ण बना दिया था कि गत की पुनरावृत्ति के बाद भी राग प्रस्तुतिकरण की रंजकता बनी रहती थी। अतः कहा जा सकता है कि इन्हीं प्रतिष्ठित सितारवादकों ने अपने कड़े परिश्रम और निरंतर साधना से अपने ज्ञान को और कला को सुरक्षित रखा और अगली पीढ़ी को सौंपा है। हमारे पूर्व सितारवादकों की तपस्या का ही फल है कि आधुनिक काल का सितारवादन इतना समृद्ध है। थैंक यू। विषय है इमदाद खानी घराना, परंपरा एवं परिवर्तन। तो थोड़ा सा मैं परंपरा पहले बताऊंगा। सितार के घरानों में इमदाद खानी घराने का अपना ही कुछ स्थान है। इस घराने के संस्थापक जो मेन रहे हैं वो ठाकुर सरोजन सिंह। ये इस घराने के मूल पुरुष भी कहा जाता है इन्हें। ये नवगांव के जागीरदार थे तथा साथ ही ये बहुत बड़े गायक थे। इनके पुत्र थे तुराब खां, जो एक ध्रुपद गायक थे। परंतु जो मेन इस घराने का आरंभ होता है वो होता है तुराब खां के बेटे साबदाद खां से। साबदाद खां बहुत ही अच्छे सुरबहार वादक और सितार वादक रहे हैं और उनके 2 पुत्र थे, इमदाद खां और करीम दाद खां। लेकिन करीम दाद खां की बाल्यकाल में मृत्यु हो गई थी और इमदाद खां साहब के 2 पुत्र थे, इनायत खां और वहीद खां। इनायत खां साहब के 2 पुत्र थे, विलायत खां और वहीद खां साहब के 2 पुत्र थे, हफीज़ खां और अजीज़ खां। थोड़ा सा मैं आता हूँ इस घराने में जो परिवर्तन है इमदाद खां साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन। इमदाद खां साहब का जन्म 1848 में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था।
इनकी 3 पुत्रियाँ थीं और 2 पुत्र थे, जैसा मैंने बताया, उस्ताद इनायत खां और उस्ताद वहीद खां। इन्होंने संगीत की शिक्षा अपने पिता साबदात खां से ली तथा इसके अलावा इनकी जो संगीतिक शिक्षा है वो बीनकार से रजब अली खां साहब से भी, बंदे अली खां साहब से, इनसे मोहम्मद खां साहब से भी, सज्जाद मोहम्मद खां साहब से भी इनकी संगीत की शिक्षा हुई। उस्ताद जी चिल्ला गाशी रियाज के लिए बहुत माने जाते थे इमदाद खां साहब, और उन दिनों उनका 4 कैंडल मोमबत्तियों का भी रियाज था। उस विषय में एक छोटी सी बात है, विलायत खां साहब ने अरविंद पारी जी को ये बात बताई थी कि एक बार वो अपने रियाज में लगे हुए थे, कैंडल रियाज में, तो इस दौरान उनकी बेटी की तबीयत खराब हुई और वो इतनी बिगड़ती चली गई कि उनको 2 बार जाके बोला भी गया कि प्लीज़ आप आइए देखिए, बट वो अपने रियाज को बहुत ही अनुशासित रूप में देते थे और उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, तो फिर उन्होंने मना कर दिया। इस बीच उनकी बेटी का देहांत हो गया, और देहांत होने के बाद में जब हो गए, उनको हमेशा उन्होंने इस बात को बड़ा रियलाइज़ किया, बट ये उनकी एक अनुशासन उनका रियाज के प्रति, तो ये बहुत बातें उनकी रही हैं। इसके अलावा उस्ताद इमदाद खां साहब के समय में कुछ सितार वादक मसीद खानी भी आते थे, कुछ रजा खानी। ये शैली पहले से ही चलती आ रही है, इमदाद खां साहब से ही शैली चल चुकी थी कि मसीद खानी, रजा खानी, उससे पहले जोड़ सारी। बट उस टाइम क्या होता था कि सुरबहार पर अलाप जोड़ और सितार पर गत और झाला, ये पैटर्न सारे यूज होते थे। सितार पर झाले की प्रधानता का भी इमदाद खां साहब को श्रेय जाता है, क्योंकि इन्होंने सुरबहार से प्रेरित होकर सितार में चिकारी के तारे इन्होंने संयोजन किए थे। इस प्रकार उन्होंने अलाप, जोड़, सुरबहार एक पूरी क्रमिक तरीके से एक चलने का पैटर्न, जोड़ अलाप, सुरबहार, उसके बाद मसीद खानी का, रजा खानी का, झाला, सारी चीज़ें, ताने वाने, सारी चीज़ें की। दुर्जयती प्रसाद मुखोपाध्याय जी की एक बुक है सुर और संगीति, जिसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है इमदाद खां स्वयं घराना बन गए हैं, अब सारे भारत में इमदाद खानी ढंग ही चलता है। सुरबार और सितार के घराने के प्रमुख वाद्य में लाने का श्रेय भी इमदाद खां साहब को ही जाता है। इसी तरीके से उनके जो बेटे रहे इनायत खां साहब, वो भी इस घराने में सबसे पहली बात है कि दाएं हाथ का बहुत काम रहा है, बोलों का, जटिल बोलों का बहुत काम रहा है। बाएं हाथ का भी रहा, लेकिन बाएं हाथ से ज़्यादा दाएं हाथ का बड़ा काम रहा। ठीक है, उसके बाद इनके बेटे जो वहीद खां साहब थे, वहीद खां का जन्म 1895 में उत्तर प्रदेश में इटावा शहर में हुआ था। वहीद खां भी बहुत अच्छे सुरबहार वादक और सितार वादक रहे हैं। उनकी तालीम अपने पिताजी इनायत खां साहब से और इमदाद खां साहब से सारी तालीम हुई है, और साथ साथ वो वहीद खां साहब इंदौर कोर्ट में दरबारी संगीतकार के रूप में भी नियुक्त हुए हैं। उस्ताद वहीद खां की वादन शैली तंत्रबाज के नियमों के अंतर्गत थी, जिसमें दिर के बोलों का प्रयोग बड़ा रहता था, विभिन्न प्रकार की कठिन मिजराबों का प्रयोग एवं पुरानी वादन शैली के सुंदर व स्पष्ट प्रदर्शन होता था। उस्ताद साहब दिर के बोलों से ही अपनी तिहाई, अपने गद का मुखड़ा, जो एंडिंग उनका पार्ट होता था, वो समाप्त करते थे। ये उनका उस्ताद वहीद खां साहब का पीलू का रिकॉर्ड भी है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें इस तरीके से हैं। थोड़ा सा मैं और बताऊंगा कि विलायत खां साहब के बारे में सबसे पहले शिल्पी जी वैसे बता गई हैं, बट मेरे को कुछ चीज़ें उनके बारे में बतानी थी। ख्याल गायन वो क्यों लाए? ख्याल गायन तो लाए सितार में, बिल्कुल वो लाए। ख्याल गायन में लाने का उनके पीछे देता, पहली बात उनकी जो शिक्षा हुई थी गाने की, वो उनकी माँ बशीरा, उनके नाना जी बंदे हुसैन खां और मामा जिंदे हुसैन खां से हुई थी, क्योंकि वो उनकी जो मदर थी वो गवैये के खानदान से थी। तो इसी दौरान विलायत खां साहब भी धीरे धीरे उनके वालिद साहब के इंतकाल के बाद, इनायत खां साहब के इंतकाल के बाद, उनका गाने की रुख ज़्यादा चले गए थे, गाने की तरफ ज़्यादा रुख हो गया था, गाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उस दौरान उन्होंने मंच प्रस्तुतियाँ भी दी थी गाने की उन्होंने, और तो इस तरीके से उनको थोड़ा गाना अच्छा लगने लगा। बट एक दिन जब ये उनकी माँ को नहीं अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें लगा भाई मैं इमदाद खां साहब के घर की बहू हूँ, तो तुम्हें सितार ही आगे फॉलो करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग फिर वो सितार में आए। इस रिगार्डिंग उनका बाद में उनका अब्दुल करीम खां साहब से, अमीर खां साहब से, इन सबसे उनका बहुत रहना, उनके साथ जब वो दिल्ली आ गए थे तो उनका बहुत रहा वैसे। तो इस तरीके से उन्होंने गाने की तरफ अपना रुख छोड़ के सितार की तरफ करके फिर खत्म कर दिया। और साथ साथ उन्होंने अपने बजाने में ठुमरी, कजरी, भटियालू दोनों को भी बजाया। और वो सभी जानते हैं झाले का जो उल्टा पार्ट था, राधा दादा, वो भी विलायत खां साहब ने किया। ऐसे उनके छोटे भाई इमरत खां साहब भी 3 साल के थे जब इनायत खां साहब का इंतकाल हो गया था। इनका जन्म 17 नवंबर 1935 में हुआ था। सुरबार की तालीम इन्होंने अपने चाचा वहीद खां साहब से ली थी, और गायन की तालीम वही सेम बशीरन बेगम अपनी माँ और नाना जी बंदे हुसैन का और मामा जी जिंदे हुसैन का से ली थी। उस्ताद साहब सितार और सुरबार दोनों ही बजाते थे, इसलिए उनके सितार बजाने के अंदाज, उनकी रागदारी की अपनी अलग बात थी। जैसा लाभ जोड़ती आई, उनके पैटर्न थोड़े से उस हिसाब से हैं, तथा उनकी लयकारी का अलग अलग तरीका था।
और एक चीज़ और जो मेरे को पता चली थी उनके बारे में, उनके बेटे से इरशाद खान साहब से, कि उन्होंने 5 सुर के कुछ राग ऐसे थे जो जिनको बहुत ज़्यादा लोकप्रिय उन्होंने बनाया था। उसमें गौरव कल्याण, दुर्गा, कलावती, अंजुनी। उनका ये कहना था कि पापा मेन राग के बाद ये 5 सुरों के रागों को लेते थे और फिर बहुत ज़्यादा इन रागों को उस समय इन्होंने हाईलाइट किया। तो ये एक उनकी बात थी। और इस तरीके से फिर उन्होंने बहुत सुरबहार में, जिस तरीके से इस घराने में सितार का बहुत नाम है, उस तरीके से सुरबहार का भी एक अपना वजूद है, एक अपना नाम है। और इसके अलावा इनकी विलायत खान साहब के साथ जो इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया था कि सुरबहार में सितार के उसमें पंचम को सा मान के बना के जो इनकी जुगलबंदी विलायत खान साहब के साथ रही है, उसमें इनके बड़े राग भी हैं, मियाँ मल्हार हैं, जोग है, काफ़ी राग है। तो वो भी बड़ा एक सफल प्रयोग रहा सुरबहार और सितार का, जो पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर इनकी नाइट एट द ताज एक एल्बम निकली थी जिसको सारा स्टोरी जिनकी विलायत खान साहब ने बनाई थी, उसमें भी इन्होंने अपने भाई के साथ चांदनी के दार राग ये सब बनाया। लेकिन बस मेरे को एक चीज़ लास्ट ये क्लियर करनी है कि इस घराने में मसीद खानी, रजा खानी, गत, वो सारी पहले से आ चुकी है। बट पहले क्या होता था, ये मेरे को रवि सर से भी बात पता चली थी कि पहले 78 RPM के रिकॉर्ड्स होते थे। उसमें क्या होता था, सुरबहार का आलाप अलग है क्योंकि 3-3.5 मिनट के ही होते थे, और सितार पे अलग गतें बजाई जाती थी। तो उनको अलग अलग करके, क्योंकि इनकी पूरी परफॉर्मेंस का कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो इस तरीके से बाद में फिर ये सिलसिला और निखरता गया और चीज़ें हुई। विलायत के सामने जो चेंजेस किए सितार में, सारी चीज़ों में, तो इस तरीके से इस घराने का बस। थैंक यू। हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत के संदर्भ में आधुनिक प्रवृत्तियों का वैश्विक प्रभाव। वर्तमान समय में भारतीय शास्त्रीय वाद्य संगीत के प्रस्तुतिकरण में जो परिवर्तन देखा जा सकता है वह आधुनिक प्रवृत्तियों के वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। पिछले 6 दशकों में भारतीय संगीत में भारतीय वाद्यों का एकल प्रस्तुतिकरण एवं गायन में नृत्य के साथ संगत के रूप में प्रयोग होने के साथ साथ विभिन्न बदलावों को आधुनिक परिवर्तनों की तरह वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। आज का मानव जीवन वैश्वीकरण के युग में प्रवेश कर चुका है। शब्दकोश के अनुसार वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो अंतर्राष्ट्रीय विचारों, उत्पादों और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के पारस्परिक आदान प्रदान को संगम प्रस्तुत करती है। पाश्चात्य वाद्यों का भारतीय संगीत में आगमन। वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया में हमारे शास्त्रीय संगीत के अनेक वाद्य विश्व के दूसरे देशों में प्रचलित हुए हैं और दूसरे देशों से हमारे भारतीय संगीत में जो भी वाद्य आए हैं उन्हें अपनाया गया है। उदाहरण के लिए रबाब, खेमांच आदि हमने दक्षिणी पूर्वी देशों से प्राप्त किए हैं और इन संगीत वाद्यों को हमने भारतीय स्वरूप देकर अपने संगीत में सम्मिलित किया है। अन्य वाद्य यंत्र जैसे वायलिन, मैंडोलिन, सैक्सोफोन, हारमोनियम, क्लैरिनेट आदि आज से शताब्दियों पूर्व हमने पश्चिमी देशों से प्राप्त किए और ये सभी मौलिक स्वरूप में हमारे संगीत में विद्यमान हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो भारतीय संगीत के वाद्य यंत्र विदेशों में गए हैं उन्होंने अपने स्वयं के संगीत को ज्यों के त्यों रखा है। दूसरी ओर अन्य देशों से जो वाद्य हमारे देश में आए हैं उनका अपना संगीत स्वरूप पूरी तरह से परिवर्तित होकर भारतीय संगीत में समाहित हो गया। इसके अतिरिक्त इसको बार-बार छेड़ो मत, ना छेड़ दे इसको। सर वो नीचे जा रहा है। हाथ में इसके अतिरिक्त एक और वाद्य जो पाश्चात्य संगीत में भारतीय संगीत में जिसका आगमन हुआ वह है हवाइन गिटार। वैसे तो विभिन्न प्रकार के गिटारों का प्रयोग भारतीय संगीत और भारतीय फिल्मी संगीत में जिसका प्रारंभ शुरू से ही होता रहा है, कई ईस्वी पूर्व से होता है, परंतु हवाइन गिटार को भारतीय संगीत के प्रस्तुतिकरण के लिए उपयुक्त बनाने में इसकी तारों की संख्या में, संरचना में, बनावट में कई परिवर्तन किए गए हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक रूप भी आया है जिसे हम इलेक्ट्रिक हवाइन गिटार कहते हैं। उसकी ध्वनि नियंत्रण एम्पलीफायर तथा गिटार में लगे नॉब के द्वारा होता है। भारतीय वाद्य संगीत की दृष्टि से ये वाद्य पिछले 70 वर्षों में निरंतर अपने विकास क्रम का हिस्सा बन चुका है।
वर्तमान में ये वाद्य भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में गिटार की एक नवीन प्रकार के रूप में प्रसिद्धि पा रहा है। इसके अलावा मैंडोलिन, सैक्सोफोन, क्लैरिनेट आदि कई ऐसे वाद्य हैं जो पाश्चात्य वाद्य से हमारे भारतीय संगीत के वाद्य में उसे अपनाया गया है। पाश्चात्य देशों की तरह भारतीय संगीत में भी 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इलेक्ट्रॉनिक वाद्यों पर शोध व उनका प्रयोग होने लगा। सन 1971 में श्री राजनारायण द्वारा सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक श्रुति बॉक्स, जिसे हम ध्रुवा के नाम से जानते हैं, एवं इलेक्ट्रॉनिक वीणा सुनाद विनोदिनी का निर्माण किया गया। इसी श्रृंखला में आगे उनकी कंपनी रेडल, जो कि आज आप लोगों को भी पता होगी, ने इलेक्ट्रॉनिक तालोमीटर, तानपुरा जिसे सारंग के नाम से जाना जाता है, तबला, तालमाला, लहरा मशीन, सुनादमाला इत्यादि का आविष्कार किया। वर्तमान में रागिनी, स्वरांगिनी, स्वरांजनी, रेडल आदि निर्माताओं द्वारा इसके नवीन रूप या संस्करण सामने आ रहे हैं। आज के समय में माइक किसी भी प्रस्तुति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। माइक्रोफोन के आविष्कार से पहले तो शास्त्रीय गायक ऐसी खुली, दमदार एवं बुलंद आवाज में गाया करते थे कि दूर बैठे श्रोताओं को भी उनकी आवाज आसानी से पहुंच सके। आज के इस तकनीकी युग में गायक गायन के लिए अलग तरह का माइक्रोफोन, तत्वाद्यों के लिए अन्य विशेष माइक्रोफोन, यहाँ तक कि गज एवं मिजराब से बजने वाले वाद्यों के लिए भी माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। गायक वादक अपनी आवाज के अनुरूप बेस, ट्रेबल, मिड वॉल्यूम आदि को घटा बढ़ाकर श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुति दे रहे हैं। कंक्लूजन भी आ चाहिए। हाँ जी। भारतीय संगीत की प्रस्तुतिकरण में नवीनता, डिजिटलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने संगीत पर भी अपना प्रभाव दिखाया। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक पाश्चात्य वाद्यों व डिजिटल साउंड टेक्नोलॉजी ने भारतीय संगीतज्ञों को नवीन विधा को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया। कुछ डीप म्यूजिक जिन्हें नई पीढ़ी प्रस्तुत करने के लिए का प्रयास एकदम से नहीं करती, जैसे कि सूफी कलाम, ईरानी, पर्शियन म्यूजिक, संगीत की कुछ अलग भाषाओं की धुनें जैसे पंजाबी, हरियाणवी, तमिल, उन्हें भी डिजिटल टेक्नोलॉजी से एक नए अवतार में पाश्चात्य म्यूजिक के साथ मिक्स कर इसका फ्यूजन किया जा रहा है। फ्यूजन म्यूजिक में साहित्य भाषा के साथ साथ वाद्यों का विशेष भूमिका निभा रही है। अल्ट्रा टेक्नोलॉजी साउंड सिस्टम, पियानो, कीबोर्ड, गिटार और छोटे छोटे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स सूफी संगीत या फ्यूजन म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत के रागों को भी प्रस्तुत करने का एक नया प्रयास है। इसकी बंदिशें या ख्यालों को वेस्टर्नाइज कर आज की पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत की परिचित कराने का ये एक सुंदर प्रयास नजर आ रहा है। इस प्रकार फ्यूजन म्यूजिक या सूफी संगीत को बहुत बड़े स्तर पर डिजिटलाइज कर इसे केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर तक पहुंचाने का कार्य भारतीय मीडिया के द्वारा हो रहा है, जिनमें से प्रमुख है MTV कोक स्टूडियो, MTV चैनल, YouTube मस्ती चैनल, UTV बिंदास आदि। हम देखेंगे कि रिकॉर्डिंग्स के लिए कंप्यूटर आदि विभिन्न सॉफ्टवेयर विश्व भर में संगीत बनाने एवं परिष्कृत करने में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें प्रमुख है मोबाइल ऐप से रिकॉर्डिंग के लिए ऑडेसिटी, विंडोज लैपटॉप के लिए नियांडो, क्यूबेस एवं मैक आदि के लिए लॉजिक वर्तमान में सबसे लोकप्रिय हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के साउंड प्रोसेसर भी संगीत जगत में रिकॉर्डिंग्स या डिजिटल रिकॉर्डिंग्स के संदर्भ में बहुत आवश्यक है। ये साउंड प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के साउंड्स बनाने या साउंड क्वालिटी को उत्तम करने में प्रयोग में आ रहे हैं। कुछ डिवाइसेस हैं पिकअप, सस्टेन पैडल्स, डिस्टॉर्शन, एम्पलीफायर्स, लॉन्च पैड्स आदि। ये साउंड प्रोसेसर वायलिन, गिटार, कीबोर्ड, बांसुरी, सितार, जिटार आदि में प्रयोग हो रहे हैं। इन्हें बनाने वाले हैं फिशरमैन, AKG, यामाहा आदि प्रमुख हैं। इनके माध्यम से भारतीय कलाकारों, गायक वादकों, विभिन्न विधाओं के संगीतकारों, संगीत प्रबंधकों आदि सभी को रोजगार के साथ साथ प्रसिद्धि भी मिल रही है। अपने शोध पत्र के माध्यम से मैंने भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्यों की वर्तमान स्थिति या उन पर पाश्चात्य एवं वैश्विक प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साउंड टेक्नोलॉजी का बदलता स्वरूप आदि सभी विषयों पर सकारात्मक पहलू दर्शाने का प्रयास किया है, जिसमें कलाकार की कला, उसका कौशल और आधुनिकता दोनों आवश्यक है। थैंक यू। परंपरागत घरानों का विकास 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से ही प्रारंभ हुआ था
उस समय वीणा और रबाब आदि के परंपरागत युक्त घराने वादकों के लिए सितार नया ही था। आज के सितार के वादक या तो पूर्वजों के गायक थे या फिर वीणा वादक। इनमें से कुछ सारंगी, रबाब, सरोद वादक भी थे। अतः सितार वादकों की घरानेदार क्रम में ही तो आता ही नहीं। फिर भी कुछ सितार में जो स्थूल रूप से किए गए घराने, उनमें थे सेनिया घराना, इटावा घराना, जयपुर घराना, दरभंगा घराना और लखनऊ घराना तथा मेहर घराना। इन सारे घरानों की अगर हम विशेषताएं ना लेते हुए हमने सिर्फ मेहर घराने में जो परिवर्तन हुए हैं उनमें हम आपकी दृष्टि डालना चाहते हैं। मेहर घरानों की वादन शैलियों को विकसित करने वाले कलाकारों में स्वर्गीय उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, अली अकबर खां साहब, आशीष खां, रविशंकर, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और पंडित निखिल बनर्जी आदि प्रमुख रहे हैं। इन सभी कलाकारों ने मेहर घराने की वादन शैली को विकसित एवं विस्तृत करने में अपना भरपूर योगदान दिया है। इस घराने की प्रमुख विशेषता रही है कि यहाँ के कलाकारों ने अपने वाद्य यंत्रों के वादन को सफलतापूर्वक कायम किया, चाहे वो तंत्र वाद्य हो, सितार हो, सरोद हो, सुरबहार हो, गिटार रहा हो, या फिर सुशील वाद्य में बांसुरी हो, या फिर वायलिन हो, चंद सारंग हो, या धन वाद्य में जल तरंग हो। सभी वाद्यों पे अपने नवीन वादन शैली को विकसित कर सफलतापूर्वक वादन किया गया है। बाबा अलाउद्दीन खां साहब के समकालीन एवं इनके पूर्व के सितार साधकों की विशेषता यही रही है कि वादन के किसी एक अंग को निपुण नहीं थे। जैसे कोई आलाप, कोई विलंबित गत में दक्ष था तो कोई द्रुत गत में दक्ष था। बाबा अलाउद्दीन खां साहब ने इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए सभी अंगों जैसे आलाप, जोर आलाप, ठोक झाला, विलंबित, द्रुतगत, ताने आदि को सरोद वादन में विकसित किया। बाबा ने इन्हीं अंग एवं रबाब की सभी विशेषताओं को अपने सितार वादन में सम्मिलित किया गया और आलाप, जोर आलाप, मसीद खानीगत सभी आदि को सुव्यवस्थित रूप से क्रम से सुसज्जित किया। मेहर घराने के प्रख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर जी एवं निखिल बनर्जी ने सितार वादन की संशोधन कर एक नवीन वादन शैली का विकसित किया। दोनों विद्वान कलाकारों ने इन घरानों की शिक्षा के द्वारा अपने अलग अलग अनुभवों के आधार पर सितार वाद्य में सुरबहार, वीणा बजाने वाले बीन अंग के वादन को विकसित किया। पंडित रविशंकर के पहले सितार की वादन सामग्री में काफी समीपता थी। कुछ कलाकारों ने सितार में आलाप, विलंबित गत ही बजाते थे और तान नहीं बजाते थे। कुछ कलाकार सितार में सिर्फ द्रुत गत बजाते थे और मीर का काम अधिक नहीं। जी। जबकि अन्य कलाकार पंडित रविशंकर जी ने मेहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब से शिक्षा प्राप्त कर अपने अनुभवों के आधार पर सितार वादन की बनावट में सुधार कर इसमें वादन की सभी अंग जैसे आलाप, जोड़ आलाप, झाला, मसीद खानीगत, द्रुतगत, लग्गी, लड़ी, जमजमा आदि विकसित किया। इस प्रकार पंडित निखिल बनर्जी ने सितार में बीन अंग के आलाप, तंत्रकारी अंग और ख्याल अंग की वादन शैली को सभी को मिलाकर एक नवीन वादन शैली को विकसित किया। थैंक यू। अली अकबर खां साहब की सरोद वादन परंपरा में आए परिवर्तन, जैसा कि मैंने मेहर के बारे में बताया, तो उस्ताद अली अकबर खां साहब उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के सुपुत्र थे और उन्होंने अपने पिता से जो शिक्षा प्राप्त की उसी को उन्होंने सरोद पे, क्योंकि उन्होंने ध्रुपद, धमार और अन्य साज भी सीखे, जैसे सुर श्रृंगार हुआ, रबाब हुआ और वायलिन। बट जब वो 8 साल के थे तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि बस तुम सरोद के ऊपर ही अब काम करोगे, उसी के ऊपर रियाज करोगे। तो जितना भी उन्होंने सब कुछ सीखा, ध्रुपद, धमार, सब कुछ उन्होंने सरोद को विकसित किया। और उसके साथ ही उन्होंने सरोद का जो स्वरूप है उसमें भी कुछ बदलाव किए। वैसे तो अलाउद्दीन खां साहब ने भी बदलाव इसलिए किया बिकॉज रबाब, सुर श्रृंगार जब प्रेजेंट करते थे तो उसमें जैसे आलाप हुआ तो सुर श्रृंगार पे किया, बंदिशें रबाब पे की। तो एक ऐसे साज को विकसित किया जिसमें आलाप, जोड़, बंदिशें ये सब एक ही साज पे कम समय लेते हुए और एक साज पे वो प्रस्तुत कर सके। तो उसके लिए अलाउद्दीन खां साहब ने 9 खूंटी का पहले सरोद विकसित किया था। पहले ये 6 खूंटी का होता था जिसमें 4 जो थे वो मुख्य बाज के तार होते थे और 2 ड्रोन के रूप में यूज किए जाते थे, जैसे कि तानपुरा यूज करते हैं। पर उन्होंने विकसित किया, अली अकबर खां साहब ने इसको वापस 8 पे किया जिसमें 4 जो है मुख्य बाज के तार और 4 राग स्वरूप
ऊपर चले जाइए, आई कैन होल्ड नहीं, यहाँ ऊपर इधर बस आ जाएगा आवाज, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। तो उन्होंने एक रूप इसका विकसित किया जिसमें 4 मुख्य बाज के तार थे, जिसमें मंद्र सा, पंचम सा और मध्यम, इस पे बाज के तारों को उन्होंने मिलाया। और ये राग स्वरूप हेतु जैसा भी राग बजाया, जैसे कि राग अगर यमन बजाते तो नी रे गा सा, जिससे कि राग का स्वरूप ड्रोन के रूप में साथ साथ लगातार बजता रहे, जो कि ज्वारी के तार कहलाते हैं। उन्होंने तरफ की संख्या को बढ़ाकर 15 कर दिया, जो कि पहले 10-11 पे रहती थी। और उसके साथ ही तार के गेज को भी चेंज किया गया, क्योंकि पहले ए फ्लैट, जिससे कि चौथा काला और 5वां काले पे सरोद रहता था, लोअर फीमेल वॉइस पे, तो उसको और बढ़ाने के लिए उन्होंने गेज को कम कर दिया। पहले 20 नंबर का ब्रॉन्ज का तार यूज होता था, उसकी जगह 26 नंबर का, 30 नंबर का पंचम के लिए, 00 और 000 सा और माँ के लिए, जिससे कि और अधिक गूंज उसमें पैदा हो सकी। पहले सरोद में ये तुम्बा नहीं होता था ऊपर, अभी भी नहीं, ये मेहर घराने में ही दिखता है, जो कि अलाउद्दीन खान साहब ने लकड़ी का तुम्बा इसमें लगाया था। बाद में इसको ब्रॉन्ज का किया गया, अब ये पीतल में आता है, जिससे कि और ज़्यादा रेजोनेट करता है। इसके कैनवस को और ज़्यादा अधिक बढ़ाया गया, क्योंकि रबाब में जो कैनवस होता है वो छोटा होता है, इसके कैनवस की जो चौड़ाई है वो बड़ी की गई, इसकी डेप्थ को और बढ़ाया गया, डांड को लंबा किया गया, ताकि जो इसकी आवाज़ है वो और अधिक गूंज सके और रेजोनेट कर सके। तो ये उन्होंने कुछ बदलाव किए सरोद में, तो मैं बताना चाहता हूँ इसमें। और साथ में ही उन्होंने जो बजाने के लिए जो जावा यूज़ करते हैं, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, स्ट्रोकर, वो कोकोनट शेल का बना हुआ होता है, नारियल का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसका, और उसको और अधिक वजन बनाने के लिए उसके अंदर लाख का प्रयोग किया गया, जो कि कड़े के अंदर यूज होता है लाख, उसको गर्म करके स्ट्रोक के ऊपर लगाया गया, जिससे कि जब स्ट्रोक हिट करे तो स्ट्रिंग के ऊपर वजन आए और ज़्यादा रेजोनेट करे। तो ये उन्होंने कुछ बदलाव इसमें किए। और अपनी पिता से प्राप्त शिक्षा से ध्रुपद बी वेंचुर श्रृंगार की गंभीर मीण युक्त आलाप प्रधान वादन शैली को सरोद पर विकसित किया, जिसके फलस्वरूप सरोद में एक नवीन वादन शैली का जन्म हुआ। सरोद में पहले आलाप, जोड़ आलाप व झाला बीन अंग से उस्ताद अहमद अली खां, उस्ताद फिदा हुसैन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां आदि बजाते थे, परंतु अली अब्बा खां साहब ने इस क्रम को और अधिक विकसित किया। फलस्वरूप आपने अपने बाज में आलाप, जोड़, झाला, मसीह खानीकर, रजा खानीकर, लड़ी, लड़, लपेट, क्रींतन, ताल, बरन, झाला, ठोक इत्यादि का सुव्यवस्थित क्रम किया। आपने सर्वप्रथम दारा दारा बोल का प्रयोग सरोद में किया, जिससे कि बंदिशों के अंदर और ज़्यादा निखार आया। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगा, एक राग बिहार की एक गत थी, जिसमें सुर जो थे वो सा नी सा म ग म प म प ग म प सा सा नी, सो जो उसमें जो बोल यूज किए गए जावे के दा दर दा दा दर दा दा दर दा दर दा दा दर दा दर दा दर दा ता दर दा रा दा दर दा रा दा, तो इधर दारा दारा का बोल था वो खान साहब की देन हुई सरोद में, उसके बाद और अधिक विकसित हुए। उसके अलावा ये जो साज है वो नाखून से बजाया जाता है, नाखून से ही इसमें मीठ दमक निकल सकती है। और खान साहब के क्योंकि नाखून नहीं थे, तो उनके पिताजी ने कहा जाता है कि इतना रियाज कराया, इतना रियाज उन्होंने किया कि उनकी जो खाल थी वही इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि उनको नाखून की ज़रूरत नहीं थी, तो वो स्किन से ही इतना अच्छा आवाज़ जो थे वो प्रोड्यूस करते थे। अपने निष्कर्ष में ये होगा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कुछ ऐसे महान कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से एक विशेष प्रकार की शैली को जन्म दिया है और उसे विकसित भी किया। थैंक यू। घराने पर और अभी सरोद पर जो प्रस्तुति हुई, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ थी, बाकी लोगों की भी प्रस्तुति अच्छी थी,
और बहुत खुशी की बात है कि सब लोग अपना प्रेजेंटेशन मोड में आ रहे हैं और कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जैसा भी करके दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने एग्जाम्पल्स को किसी मोबाइल पे रिकॉर्ड करके, जैसे गत का भी इन्होंने बिहार का जो एग्जाम्पल दिया, अगर वो गत हमारे पास होती और मोबाइल के थ्रू हम उसको स्पीकर पे सुन पाते तो और मज़ा आता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए म्यूजिशियंस को कि छोटे छोटे साउंड क्लिप्स के एग्जाम्पल्स लेके आएँ और अपने सपोर्ट में, जैसे हम बोलते हैं कि ये चेंज हुआ, उस चेंज के सपोर्ट में फिर उसको पेश करना चाहिए हमें, ताकि उनको फ़ायदा हो सके और क्लियर कट ये जानकारी मिल सके लोगों को कि एग्जैक्टली क्या परिवर्तन हुआ। तो फिर भी पहले से बेटर हो रहे हैं मेरे ख्याल से सेमिनार्स, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आ रही हैं। समय की कमी की वजह से बहुत अधिक ना बोलते हुए मैं सभी वक्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। और अब हमारे प्रोफेसर जगमोहन जी अपने विचार कुछ रखेंगे। धन्यवाद भैया जी। सबसे पहले तो मैं रवि शर्मा जी को बधाई दूंगा कि मैंने बहुत सेमिनार अटेंड किए, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि एक सार्थक सेमिनार। अक्सर क्या होता है कि सेमिनार 2 बजे तक तो रजिस्ट्रेशन होती रहती है, लंच के बाद जाके शुरू होता है, उसमें परफॉर्मेंस हो जाती है, इन्होंने पेपर पढ़ना होता है, वो अपने घर को चले जाते हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ करके कि समय से शुरू हुआ और समय को समझते हुए ये सेमिनार चल रहा है। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और तानपुरे की इम्पोर्टेंस के बारे में किसी ने एक पेपर पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे की बात की गई थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा बहुत इजी है हैंडल करना, ले जाना करना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में ये जो ओरिजिनल तानपुरा ये विलुप्ति हो जाए। हो रहा है ये ऐसा, क्योंकि मैंने 2-3 जगह एग्जाम लिया तो मैंने देखा कि एमए स्तर के स्टूडेंट्स में वो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे के साथ गा बजा के चले जाते हैं। उसमें क्या होता है कि तानपुरे को ट्यून करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बटन दबाया, हमें स्वर ज्ञान कहां से होगा जब तक तानपुरा ट्यून करना नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा एक आने वाले चैलेंज है हमारे म्यूजिक फील्ड के लिए। इसको बचाने की जरूरत है कि कम से कम हम अपने स्कूल कॉलेजेस में ओरिजिनल तानपुरे को स्टूडेंट्स के हाथ में जरूर दें। अक्सर टीचर कहते हैं नहीं तार टूट जाएगी, कोई बात नहीं भाई, तार टूट जाएगी। जब उनको हाथ में नहीं देंगे तो वो ट्यून कैसे करना सीखेगा। इसलिए कहा जाता है कि उन शिक्षकों को खुद को तानपुरे का तार लगाना। बिल्कुल सही बात है मैडम, 100% सही, बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें से गुजरी हूं। बिल्कुल। तो ये जनरल बातें हैं जो मैं नोट की हैं उसमें, बिल्कुल। तो वैसे तो आप जैसे गुणी लोग सामने बैठे हैं, मैं तो एक बड़ा छोटा सा विद्यार्थी हूँ म्यूजिक का, तो ये क्वेश्चन जो है ना ये रूटीन में हमारे लिए चैलेंज बनकर आ रहे हैं। और शिप्रा जैन जी ने अपने विषय में कहा था तबले का वर्ण समूह। देखिए मैं बड़ी गहरी बात आपसे करना जा रहा हूँ, मैं खुद तबले का एक विद्यार्थी हूँ, शोधार्थी हूँ। हर भाषा के एक वर्ण होते हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, जैसे इंग्लिश के 26 हो गए, और सरगम है, 7 स्वर हैं। लेकिन मैंने आज तक इतनी बुक्स पढ़ी हैं, मुझे आज तक कहीं किसी बुक में ये नहीं पता लगा सही से कि तबले के वर्ण कितने हैं। बड़े बड़े अच्छे उस्ताद सुने हैं, क्योंकि इसका या तो ये मेरा अपना मानना है कि हमारे जो अच्छे अच्छे उस्ताद तबला वादक थे वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज की जनरेशन में बहुत फर्क आ गया। तो इसलिए ये चीज अभी तक ये अछूती रही है। डॉक्टर ऋषितोष जी बैठे हैं, पंडित देवेंद्र वर्मा जी बैठे हैं, ये मेरे साथ सहमत होंगे, क्योंकि मेरा भी तबला विषय है, बहुत मेरे गुणी भाई बैठे हैं और मैडम बैठे हैं। ये एक ऐसा विषय है कि इसको हमें कहीं ना कहीं फिक्स करना पड़ेगा कि तबले के वर्ण कितने हैं, संयुक्त, असंयुक्त और संधि करके कितने बनते हैं। ये एक बहुत जटिल विषय है, आज तक मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। मैं इस पर काफी चिंतन कर रहा हूं ताकि आने वाली जनरेशन को हम इसके अल्फाबेट दे सके, इसके वर्ण दे सके। ताल के तो 10 वर्ण है, ताल के 10 वर्ण हैं, लेकिन वो भी खरे नहीं उतरते सर, देखा जाए तो खाली भरी के हिसाब से। पुराने हिसाब से जो हमारे पुराने लोगों के विचार थे ताल के प्रति, वो आज भी वो
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, उसमें विचार किया जाए। हालांकि तबले में बहुत विकास हुआ है। विकास इन द सेंस ये है कि जब कहा जाता था कि तबला सिर्फ पुरुषों का ही, मर्दों का बजाने वाला साज है, लेकिन महिलाओं का योगदान, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा था, सो क्यों मंदा आखिए जिद जमे राजा, तो महिलाएं जब एवरेस्ट पर चढ़ गई है ना, और कहां कहां नहीं गई महिलाएं, तो तबला भी उसे अछूता नहीं रहा। आज के टाइम में मैं समझता हूं कि सबसे पहली शोधार्थी हमारे जो थी डॉक्टर अवानी मिस्त्री, डॉक्टर योगमाया शुक्ल, इन लेडीज ने वो काम किया घरानों के बारे में और तबले के बारे में, जो शायद हम मर्दों में से जल्दी पहले किसी ने नहीं किया। सो जोरदार ताली इनके मैडम के लिए, दोनों के लिए। और उसके बाद तबले में आज की डेट में मर्दों के साथ बराबर और आगे बढ़ के तबला बजा रही हमारी अनुराधा पॉल और रिम्पा शिवा, और भी बहुत सी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे मैडम डॉक्टर निवेदिता मैठे हैं, पंजाबी इंडस्ट्री से बहुत सीनियर और बहुत अच्छे कलाकार हैं। इनके डिपार्टमेंट में मेरे अंडर एक स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुआ है। तबला वादन के विकास में महिलाओं का योगदान, स्थिति एवं संभावनाएं, क्योंकि इतना काम हुआ हम लोग को छूते रह जाते हैं ये कह के कि ये मर्दों का साज है, तो इस चीज को भी झुठला दिया आज के जमाने में महिलाओं ने। और जी हाँ, नहीं सर, वैसे मैंने 16-17 नाम लिए हैं, क्योंकि अभी वो रजिस्ट्रेशन हुई है तो बहुत नाम निकल कर आएंगे। आपके अंडर में चल रहा है इसलिए बताया। हाँ नहीं, मुझे बहुत जरूरी चाहिए, मैं इसीलिए इस बात को यहाँ पर कर रहा हूँ कि जिसके पास भी इस संबंध में कोई जानकारी हो तो कृपया मुझे। वैसे देखा जाए इतिहास साक्षी रहा है जी। अजंता एलोरा में आप जब देखें या आप ईसापुर बदामी केव वगैरह जितनी है, तो वहाँ आपको महिलाएं वाद्य बजाती है। आपको पुष्कर वाद्य का अगर हम कल्पना करते हैं, बिल्कुल, तो वो इससे पूरा फलीभूत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आज सार्थक सिद्ध हो रहा है। और सचिन जी ने बड़ा अच्छा पेपर पढ़ा। इन्होंने तबले का क्या कायदा होना चाहिए, कैसे तबले को बजाने का क्या सिस्टम क्या होना चाहिए, जैसे पेशकार, कायदा, और उसमें पढ़ंत की अपनी एक इंपॉर्टेंस दी है। वही बात है ना, जब किसी साज की जब तक भाषा हमको मालूम नहीं होगी उसका मजा नहीं आएगा। जैसे उन्होंने पेशकार की बात की, तो हर घराने में पेशकार बजाया जाता है, लेकिन हर घराने के पेशकार की खुशबू अलग से है। उसमें क्या होता है कि खाली भरी का ध्यान रखा जाता है। और पेशकार, मेरा अपना मानना है कि पेशकार तबले में वो चीज है जो गाने से पहले आलाप करता है, गाने वाला सितार वाला आलाप जोड़ा हो जाता है। तबले में पेशकार से ही गुणवत्ता देखी जाती है तबला वादक की, वो व्यक्ति विशेष, बिल्कुल ठीक बात है। उसमें लयकारी का काम, उसमें अलग अलग जटिल जो बोलों का समूह हम यूज करते हैं, तो वो पेशकार एक बहुत मुश्किल चीज है जहां से उसका स्तर देखा जाता है। और उसके बाद खास करके कायदा तबले की एक जान है। कायदे को कायदे में रहकर बजाना बहुत मुश्किल काम है। मान लो धातेट का कायदा बजा रहे हैं, उसमें त्रिकट लगा दिया तो वो कायदा तो रहेगा ही नहीं, वो अपनी जगह से भटक गया। उसमें खाली भरी का ध्यान, उसकी बढ़त, और जो कलाकार तबले की बढ़त को करना जानता है वो एक अच्छा तबला वादक मेरे हिसाब से माना जा सकता है। और पढ़ंत की इंपॉर्टेंस बताई उन्होंने, ये बहुत अच्छी बात की। जब तक हम पढ़ंत प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो बोलों का निकास हाथों से प्रॉपर से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे उस्ताद ने ऐसी चीजें हमको दी हैं पढ़ंत में कि जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने उस्ताद कृपाल सिंह जी थे, वो लाहौर से उस्ताद बहादुर सिंह जी के शागिर्द थे। उन्होंने एक बोल सिखाया था, नर मदीन की परन, नर और मदीन। जब नर बोलता है तो मदीन का थोड़ा वॉल्यूम कम होता है। उसमें देखिए कैसे उसका चलन आ रहा है, धा कत धिट धा, धा धी कत धिट धा, वो एक स्वर ऊपर एक नीचे, धा कत धिट धा, धा धी कत धिट धा, धा धिट धिट धा, धिट धिट धा, धिट धा, धिट 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 धा, कत धिट 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 धा, धा धा, क्रदान दांदा, क्रदान दांदा, क्रदान दांदा, ता धा, क्रदान दांदा, क्रदान दांदा, क्रदान दांदा, ता धा, क्रदान दांदा, क्रदान दांदा, क्रदान दांदा, ता धा। तो इसमें जब बजाते हैं तो उसमें बोल एक तरफ सॉफ्ट होते हैं, थोड़े जोरदार होते हैं। तो ये उस्तादों की चीजें ऐसी हैं कि जिसको सीखना समझना बहुत मुश्किल काम है। और बहुत ऐसे कथक में भी, कथक के स्टूडेंट नहीं है लेकिन कथक में भी एक भाषा है, उसमें भी दिक्कत आती है, मुझे उसके भी अल्फाबेट्स समझने बहुत मुश्किल है। तो बहुत अच्छा
आप सभी लोगों ने पेपर प्रेजेंटेशन किया और ये काम भी बड़ा मुश्किल है जो मैं कर रहा हूँ, सही बताऊं। क्योंकि मुझे रवि जी ने बोला था, मैंने इनको मना भी किया था, भैया मेरे बस का नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अच्छा लगा, आप सभी के दर्शन हुए। थैंक यू वेरी मच।